हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का अर्थ, परिभाषा एवं निर्माणकारी तत्वों, पार्ट 2। संसाधन प्रतिरोधक तत्व एवं उदासीन तत्व, ये तीनों शब्द अपने आप में अलग अलग होते हैं और इनका अर्थ जानना अति आवश्यकता है। संसाधन विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के भौतिक एवं अभौतिक पदार्थ अथवा वस्तुएं तीन श्रेणियों संसाधन, प्रतिरोधक तत्व एवं उदासीन तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। प्रथम, संसाधन रिसोर्सेज। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का कोई भी तत्व जो मानव के लिए लाभदायक हो अथवा मानव कल्याण के लिए कार्य करता हो वह संसाधन कहलाता है। जैसे फसलों के लिए भूमि, ऊर्जा के लिए कोयला, कृषि के लिए वर्षा जल इत्यादि संसाधन। मानवीय क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं, अनुकूलतम जनसंख्या इत्यादि संसाधन। संस्कृति के क्षेत्र में मशीनें, औजार, व्यापारिक सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रबंध, अच्छी सरकार इत्यादि संसाधन। परमाणु ऊर्जा का मानव द्वारा उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के रूप में एक कल्याणकारी संसाधन। दूसरे नंबर पे प्रतिरोधक तत्व है, रेजिस्टेंसेज। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का कोई भी तत्व या पदार्थ जो मानव के लिए हानिकारक हो अथवा मानव कल्याण में बाधक हो वे प्रतिरोधक तत्व कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में बंजर भूमि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बीमारियां, तूफान, चक्रवात, भूकंप इत्यादि प्रतिरोधक तत्व के रूप में होते हैं। मानवीय क्षेत्र में जातीय संघर्ष, अज्ञानता, अशिक्षा, युद्ध, कम या ज़्यादा जनसंख्या इत्यादि प्रतिरोधक तत्वों के रूप में होते हैं। संस्कृति के क्षेत्र में आर्थिक एवं व्यापारिक मंदी, जमाखोरी, विफल नीतियाँ इत्यादि प्रतिरोधक तत्वों के रूप में होती हैं। परमाणु ऊर्जा का यदि मानव द्वारा विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो भी एक प्रतिरोधक तत्व की श्रेणी में आता है। तीसरा, उदासीन तत्व है, न्यूट्रल स्टफ्स। प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जो मानव को न तो लाभकारी और न ही हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं वे उदासीन तत्व कहलाते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में मानव न तो कोयले के बारे में और न ही उसके प्रयोग के बारे में जानता था, इसलिए मानव के लिए तत्कालीन समय में कोयला उदासीन तत्व के रूप में था। जिमरमैन के अनुसार किसी भी क्षेत्र के उदासीन तत्वों को संसाधनों में बदलने के लिए आवश्यक तत्व है, अच्छी पड़ोसी नीति होनी चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, घरेलू बाजार एवं विदेशी बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, आधुनिक स्वच्छता का ज्ञान होना चाहिए और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी किसी भी क्षेत्र के उदासीन तत्व संसाधनों में बदले जा सकते हैं। इस प्रकार मानव इतिहास के शुरुआती काल में संसाधनों की अपेक्षा प्रतिरोधक एवं उदासीन तत्व अधिक थे, किंतु सामाजिक प्रगति और तकनीकी दक्षता द्वारा मानव इन प्रतिरोधक एवं उदासीन तत्वों को संसाधनों के रूप में बदलता रहता है। किसी भी राष्ट्र के उन्नत समाज में संसाधन अधिक होते हैं जबकि एक पिछड़े समाज में प्रतिरोधक एवं उदासीन तत्व अधिक होते हैं। संसाधनों के संदर्भ में स्टॉक, संसाधन, आर्थिक भंडार एवं संभावित संसाधन के बारे में भी जानना अति आवश्यक होता है क्योंकि ये सभी अलग अलग होते हैं। स्टॉक, पृथ्वी के भौतिक और जैविक वर्ग की ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का संपूर्ण योग संसाधनों का स्टॉक कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के भौतिक वातावरण में जो जितने भी संसाधन या प्रकृतिदत्त पदार्थ की जो कुल मात्रा है वो स्टॉक कहलाती है। संसाधन, संपूर्ण स्टॉक का वह भाग जो मानवीय जरूरतों रोटी, कपड़ा, मकान, ऊर्जा इत्यादि को पूरा करता है वह संसाधन कहलाता है। मानव के तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में बदलाव होते रहने के कारण संसाधन भी बदलते रहते हैं। आरक्षित भंडार, रिजर्व्स, संसाधनों का वह भाग जो वर्तमान काल में
अनुपलब्ध होते हुए भविष्य में तकनीकी परिवर्तनों द्वारा प्राप्त हो जाता है, वह आरक्षित भंडार कहलाता है। वर्तमान काल के आरक्षित भंडार भविष्य में प्राप्त होने पर वे संसाधन बन जाते हैं। संभावित संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज, संसाधनों का वह भाग जो वर्तमान स्थिति में अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप मानवीय जरूरतों को पूरा करने में प्रयुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वे संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे अमेजन नदी की अप्रयुक्त जल शक्ति अभी भी संभाव्य जल विद्युत शक्ति ही है, क्योंकि उसकी पूरी संभावित जल विद्युत शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। संसाधनों के निर्माणकारी तत्व या कारक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के निर्माण में मुख्य रूप से 3 तत्वों, जिनमें पहला प्रकृति, दूसरा मानव, थर्ड मानव निर्मित संस्कृति का योगदान होता है। इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक तत्व मानव कल्याण प्रदान करने के लिए कार्य करता है। फर्स्ट, प्रकृति। प्रकृति की बहुत सी वस्तुएं किसी एक समूह पर संसाधन के रूप में और संसाधन निर्माणकारी तत्व के रूप में दोनों हो सकती हैं। संसाधन के रूप में प्रकृति की मानव द्वारा अप्रभावित वस्तुएं जैसे जल, वायु, वनस्पति, खनिज, निक्षेप, मिट्टियाँ, नदियाँ इत्यादि अपने मूल रूप में एक सीमित परिणाम तक मानव के लिए संसाधनों के रूप में कार्य करती हैं। जैसे वायु से प्राणदायक ऑक्सीजन प्रदान करना, धूप से शारीरिक विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करना, प्राकृतिक जल से जीवनदायक पेयजल प्रदान करना, वनस्पति से कंदमूल, फल, जड़ी बूटियाँ प्रदान करना। संसाधन निर्माणकारी तत्व के रूप में प्रकृति, वास्तव में प्रकृति एक भौतिक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव अपनी इच्छाओं, प्रयासों एवं तकनीकी दक्षता से प्रकृति पर कार्य करता हुआ अनेक संसाधन प्राप्त करता है। जैसे कोयले को खदानों से निकालकर विभिन्न कार्यों में उपयोग करना, प्राकृतिक जल स्रोतों पर जल विद्युत उत्पादन करना, भूमि या मिट्टी पर फसलें उगाकर भोज्य सामग्री प्राप्त करना। प्रकृतिदत्त तत्वों की कार्यक्षमता में मानवीय ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ साथ विस्तार होता रहता है। प्रकृतिदत्त तत्वों की कार्यक्षमता का फैंटम पुंज अथवा छायापुंज सिद्धांत, फैंटम पाइल थ्योरी, लगातार उपयोग द्वारा जब किसी संसाधन की भौतिक क्षति होने लगती है तो उसके आयतन एवं भार में कमी होने लगती है, किंतु मानवीय ज्ञान एवं बढ़ती तकनीकी क्षमता के फलस्वरूप उसी संसाधन की प्रति इकाई और कुल कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसी को फैंटम पुंज या छायापुंज या काल्पनिक पुंज सिद्धांत कहते हैं। जैसे 1980 में भारत में कोकिंग कोयले का भंडार था 2000 मिलियन टन। 2 टन कोकिंग कोयले द्वारा लगभग 1 टन लौह धातु को गलाया जाता था। तकनीकी क्षमता के फलस्वरूप वर्तमान में 1 टन कोकिंग कोयले द्वारा लगभग 2 टन लौह धातु को गलाया जाने लगा। तो कोकिंग कोयले की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई 4 गुना। यदि विगत वर्षों में कोकिंग कोयले का उपयोग हुआ 500 मिलियन टन, तो कोकिंग कोयले का शेष भंडार रहा 1500 मिलियन टन। इस प्रकार शेष रहे भंडार की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई 1500 मिलियन टन गुणा 4 इक्वल टू 6000 मिलियन टन। यही 6000 मिलियन टन कोकिंग कोयले की मात्रा का छायापुंज कहलाती है। दूसरा बिंदु, मानव। मानव ऊर्जा और दक्षता का अक्षय भंडार होने के कारण स्वयं एक बड़ा संसाधन है। इसके साथ साथ अपनी जैविक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का निर्माणकारी कारक भी है। इसलिए मानव के लिए संसाधन मानव द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। मानव अपना जीवन यापन 2 स्तरों पर करता है। जंतु स्तर पर, सामान्य प्राणी एक सिंपल ह्यूमन के रूप में। दूसरा मानवीय स्तर पर, अधिप्राणी या सुपरा ह्यूमन के रूप में। जंतु स्तर पर मानव प्रकृति का एक भाग है जो केवल प्रकृतिदत्त साधनों की सहायता से अपना जीवन यापन करता है। प्राकृतिक प्रतिरोधों में जहरीले पदार्थों
बीमारियों आदि से प्रभावित होता है। उसके चारों ओर उदासीन तत्व पाए जाते रहते हैं। इस प्रकार जंतु स्तर पर मानव संसाधनों का निर्माता नहीं होता है। मानवीय स्तर पर मानव सांस्कृतिक परिस्थितियों जैसे बौद्धिक एवं तकनीकी ज्ञान, दक्षता, मशीनों, औजारों इत्यादि के साथ संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग करता है। संसाधनों का निर्माण करने में मानव की तिहरी भूमिका होती है। पहली, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाना। द्वितीय, संस्कृति की सहायता द्वारा अपने आप को प्राकृतिक प्रतिरोधों और कठिनाइयों से बाहर निकालना। तृतीय, अपनी संस्कृति की सहायता से असंख्य उदासीन तत्वों को संसाधनों में परिवर्तित करना। तीसरा बिंदु है संस्कृति। संस्कृति मानव और प्रकृति का सम्मिलित उत्पाद है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें मानव द्वारा किए गए समस्त परिवर्तनों के योग को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं जैसे बौद्धिक ज्ञान, क्षमता, मशीनें, औजार, परिवहन के साधन, सामाजिक संगठन इत्यादि शामिल होते हैं जो संसाधनों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। संस्कृति के बहुत से तत्व एक तरफ स्वयं संसाधन होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ संसाधनों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार किसी भी समाज में संसाधनों के निर्माण की दर वहाँ की संस्कृति के स्तर एवं विस्तार पर निर्भर करती है। संसाधनों का निर्माण करने वाले मानव और सांस्कृतिक कारकों के लिए प्रकृति प्रदत्त भौतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति, मानव और संस्कृति की पारस्परिक क्रिया से ही प्राकृतिक तत्व कार्य क्षमता प्राप्त करते हुए संसाधनों का निर्माण हो जाता है। संसाधनों का निर्माण करने में भी प्रकृति, मानव और संस्कृति की पारस्परिक क्रिया मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अनिवार्य रूप से उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए।